शुरू करते हैं टॉपिक अपना। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं कुछ समस्याएं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भारत के संदर्भ में वैसे तो ये था लेसन, अंतिम लेसन है इसका, 12वां लेसन। पहली समस्या के रूप में इसने उजागर किया है, नाम है उसका पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, सारे प्रदूषण शामिल हो जाते हैं। एक बड़ी अवधारणा है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें निम्नीकरण ज्यादा होता है। निम्नीकरण यानी किसी भी चीज का प्रदूषण हो सकता है वो। मुख्यतः भूमि निम्नीकरण होता है तो उसमें भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पाद है। मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उसके जो अवशिष्ट जो उत्पाद होते हैं ना, से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है ये। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक प्रकार होते फिर आवाज नहीं आ रही। हैं। माइक माइक ऑफ हो गया अपने आप। कि जल प्रदूषण का क्या समस्या है, इससे क्या होता है, और जल प्रदूषण से किस किस चीज की हानियां होती है, कृषि के लिए कैसे, और पेयजल को कैसे नुकसान पहुंचता है। और महासागरों में जितना भी पानी है वो पीने लायक ही नहीं है। जब कोई भी चीज मनुष्य के या फिर कृषि के उपयोग में नहीं है तो वो तो एक प्रकार के प्रदूषण ही समझो। वैसे तो उसको अगर आपसे पूछे कि महासागरीय जल प्रदूषण में शामिल है क्या, नहीं, वो महासागरीय जल है वो प्रदूषण में शामिल नहीं है। परंतु वो कृषि और पेयजल में शामिल नहीं होता, परंतु वहां तो जीव तो रहते ही हैं। मछलियां हैं, कछुए, जो भी शार्क है, व्हेल मछली है, तो वो भी तो रहती है, परंतु वहां जीवन जरूर है। परंतु उसी पानी में भी अगर कोई रासायनिक पदार्थ वगैरह कुछ मिला दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है कि वो प्रदूषक हो जाते हैं, और जीव जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जल का, तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। बात करते हैं इसमें जल प्रदूषण। जल प्रदूषण बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण। देखो यहाँ जनसंख्या को कारण बताया है इसमें। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल के अविवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण होता तो सामान्यतः जो भी समस्याएं थी वो उत्पन्न नहीं होती, परंतु यहाँ क्या है कि जल का अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की जो गुणवत्ता है ना, का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बन तथा अकार्बनिक पदार्थों को समाहित होता है। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तब जल प्रदूषित हो जाता है तथा इस तरह यह उपयोग और योग्य नहीं होता है, उपयोग के योग्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जल स्वतः ही शुद्धिकरण की क्षमता को जल शुद्ध नहीं कर पाती है। कई बार क्या कहते हैं कि बहता हुआ जल अपने आप को खुद को शुद्ध कर लेता है, वो उसके खुद के गुण होते हैं, परंतु जो अभी प्रक्रियाएं बताई हैं उसमें कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में स्वतः शुद्धिकरण की जो क्षमता है ना वो जल को शुद्ध नहीं कर पाती है। अब कोई नदी है, इस नदी में कुछ पानी है, पानी है, और ये कई बार आते हैं ना, अभी यमुना में बहिस्राव के कारण जो झाग से पनपे थे ना, कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है। उसका एक चित्र दे रखा है कि नई दिल्ली में संलग्न अति प्रदूषित यमुना नदी में झाग और फोम का व्यापक परत के बीच में नौकायान जो चल रही है, वो जैसे छठ पूजा होती है तो छठ पूजा अभी वर्तमान में चल ही रही है। तो उसके पर्व में क्या है कि जब वो यमुना नदी वगैरह में वहां पर जाते हैं तो वहां पे झाग वगैरह ज्यादा आते हैं। अभी वर्तमान की अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखोगे तो ये वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या भी है। अब है प्रदूषण के प्रकार और स्रोत है। अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, तो पहले इसके अंदर जल प्रदूषण को पढ़ लेते हैं। बाकी दो हैं, जैसे जैसे प्रदूषण पढ़ेंगे तो उसका नाम भी पढ़ते रहेंगे।
जल प्रदूषण में क्या होती है? बदबू, गुलित एवं निलंबित ठोस कण होते हैं, अमोनिया एवं यूरिया, नाइट्रेट एवं नाइट्रस नाइट्रेट एवं नाइट्रस क्लोराइड फ्लोराइड और कार्बोनेट्स, तेल एवं ग्रीस जो चिकनाई वगैरह होती है, कीटनाशक एवं पीड़क नाशी के अवशेष, टेनिन टेनिन ये भी एक प्रकार का पदार्थ है, टेनिन। उसके बाद में कोलिफॉर्म एवं एमपीएम जीवाणु गणना, सल्फेट एवं सल्फाइड भारी वस्तुएं जैसे कि सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीशियम, रेडियोधर्मी तत्व ये प्रदूषण में शामिल होते हैं। और स्रोत कौन कौन से हैं? वाहित मल का निपटान, जितना भी जो मलमूत्र होता है वो सारा का सारा क्या होता है कि गंदी नालियों के द्वारा क्या है उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके बाद में नगरीय नगरीय वाही जल, उद्योगों के विषाक्त कृषिगत भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल, क्या कहता है? कृषिगत भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल बहिस्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा बहिस्राव। जैसे कई बार होता है कि कीटनाशकों का प्रयोग करता है मनुष्य, फसलों वगैरह पर करता है, तो क्या होता है कि फसलों पर जो कीटनाशक होते हैं ना, वो वर्षा जल के साथ में मिलकर और छोटे छोटे तालाब वगैरह नदियों द्वारा पहुंच जाते हैं, तो कीटनाशकों से क्या भी होता है, उससे भी थोड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, बाकी भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जैसे जैसे जिस प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर आकर दोबारा पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया में द्वितीय जो क्रिया होती है मनुष्य उद्योग धंधे द्वारा उससे संबंधित है। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं जिसमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल एवं जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, इसमें भारी वस्तुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहुत बहते हुए जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं, जो इन जलों में रहने वाले जैव प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रसायन से होते हैं। ये सर्वाधिक करने वाले हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषण किन से होता है? इन्हीं से होता है। फिर उसके बाद में आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसा कि कार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषण उत, उत्पादन करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं तीनों प्रदूषणों के बारे में, परंतु हमें जरूरी है कि मुख्य बातें जो बात करता है किसके बारे में, जैसे तेल है। अगर समुद्र तल में कोई भी अगर पानी के ऊपर समुद्र में बहता हुआ, बहता क्या है, जो जहाज होते हैं, उन जहाजों में तेल वाहक जहाज भी होते हैं, अगर उनमें से अगर तेल वहां से अगर रिसाव हो जाए तो जिससे क्या होता है कि पानी के ऊपर एक पतली परत हो जाती है, पतली परत बन जाती है, जिसके कारण क्या है ऑक्सीजन वगैरह वो समुद्री जीव है वो नहीं ले पाते हैं, तो जिसके कारण वहां के जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो वैसे बचपन से हमें पता है इसके बारे में, छठी सातवीं क्लास से हम पढ़ते ही आ रहे हैं। वैसे बड़ा बड़ा पढ़ रहा हूँ मैं वैसे तो। झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रावित होते हुए भू सतह तक पहुंच जाते हैं। उर्वरक जो धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले, पर्यटन आदि जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जल प्रदूषण का कारण है। अब जैसे जल प्रदूषण है, नारियल वगैरह है, मोमबत्ती है, थैलियां है, ठीक है ना। उसके अलावा जो हम करते हैं क्या, प्लास्टिक वगैरह है, फूल मालाएं हैं, कई बार होता नहीं क्या घर में कचरा हुआ पड़ा हुआ है, जैसे धूप बत्ती वगैरह करते हैं तो हम उसकी एक पोटली बनाकर फिर हम उसको क्या कर वहां से पानी में बहा दो इसको, तो हम पानी में बहा देते हैं उसको। इसके अलावा जो गणेश चतुर्थी होती है उस पर गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसको हम पानी में विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा विसर्जन भी जल में हो जाता है। तो इस कारण से क्या है कि कुछ त्योहार भी ऐसे हो जाते हैं कि जिससे क्या है कि जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। हमारे यहाँ पर नदियों को जल मतलब
माता के रूप में माना गया है, फिर भी यहाँ पर क्या है, पर्याप्त रूप से जो धार्मिक कुछ चीजें हैं ना, उनसे प्रभाव पड़ा है जल प्रदूषण को। तो जितने भी तीर्थ वगैरह, जितने भी स्नान वगैरह, जैसे कुंभ का स्नान है, या फिर इसके अलावा कोलायत का जो स्नान है, या माघ पूर्णिमा में जितने भी स्नान होते हैं वो सारे के सारे नदियों के किनारे ही होते हैं। तो भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले एवं पर्यटन आदि जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जल प्रदूषण का एक कारण है। कई बार में लगता है भी इससे प्रदूषण नहीं होता, फिर भी क्या है कि इसमें शामिल है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि जल प्रदूषण में कौन कौन से तत्व शामिल है। भारत में धरातलीय जल यानी कि जो धरातल पर बहता है, धरातलीय जल के सभी स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। कितने भी स्रोत हों, जैसे कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, पोखर है, झील है, नदियां है, बांध है, वो सारे स्रोत हैं क्या है, प्रदूषित हो चुके हैं, मानव के उपयोग के योग्य नहीं है वर्तमान में। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत भी होता है। जल जनित बीमारियां जो जल के होने से फैलता है। प्रदूषित जल के उपयोग के कारण दस्त, डायरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दस्त और डायरिया वगैरह होता है। आंतों के कृमि रोग, कृमि होते हैं कीड़े वगैरह, कृमि रोग, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ये किस प्रकार का, नाम तो सुना हुआ है, हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वगैरह नाम बोलते हैं। कैसे, क्या है ये रोग, पता है क्या किसी को? इसमें सर वो एड्स वगैरह होता है, वो नहीं है क्या हेपेटाइटिस वाला? अच्छा आप ही बता दो फिर, मुझे तो इसका पता नहीं है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसे एड्स बीमारियां वगैरह होती होता है, वो वाला नहीं है क्या हेपेटाइटिस? हैं, एक तो कंफर्म हो, एक तो एक है ये, थोड़ा में अंतर है। हेपेटाइटिस के बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं ना, उनमें शायद एड्स के बारे में ही है वो। अच्छा, अब उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग एक चौथाई संचारी रोग वो होते हैं जो फैलते हैं संक्रमण से। एक चौथाई यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 25%। बाकी एक चौथाई संचारी रोग जल जनित होते हैं। यदि नदी प्रदूषण सभी नदियों से संबंधित है, लेकिन गंगा नदी जो भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है, प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। गंगा नदी संबंधित सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सफाई अभियान चलाया गया था, नमामि गंगे। वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है, ठीक है ना। साइड में नमामि गंगे का कुछ दे रखा है, नमामि गंगे कार्यक्रम है, थोड़ा सा इसके बारे में आप मुख्य रूप से याद रखोगे। फिर गंगा नदी से संबंधित है और सफाई कार्यक्रम है। इस नदी एक नदी के रूप में गंगा राष्ट्रीय का महत्व भी है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने नदी में महत्वपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता भी है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो आरंभ किया है। नंबर 1, शहरों में जो सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह सर की गूगल निगरानी। है ना वो, हेपेटाइटिस है वो लीवर में सूजन बता रही है। अच्छा, हाँ हो सकता है, ठीक है भाई, लीवर वगैरह से संबंधित है, पेट के वगैरह ज्यादा रोग इसमें शामिल आते हैं। उसके बाद में है शहरों में सीवर ट्रीटमेंट है की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाहों की निगरानी रखना, कौन कौन से उद्योग वगैरह है वो ज्यादा इसमें प्रभावित करते हैं, तो औद्योगिक प्रवाह की निगरानी रखना। नदियों का विकास, इन नदी का विकास करना या नदियों का विकास करना इसके अंतर्गत है। नदी के किनारे पर नगरी वनीकरण, जैसे जैव विविधता में वृद्धि हो, वनीकरण करना नदी के किनारे, उस वो भी इस कार्यक्रम में शामिल है। नदियों के तल की सफाई करना ये भी इस कार्यक्रम में शामिल है, ताकि गाद वगैरह वो जमे नहीं। जितने भी अगर मरते हैं या फिर जितने भी अस्थि विसर्जन होते हैं, सारे गंगा में ही जाते हैं, और गंगा का जो मिट्टी है वो इसी राख के कारण ज्यादा उपजाऊ भी है। वो तो निचली गंगा के मैदान में है। उसके बाद में मुख्य मुख्य कौन से, उत्तराखंड आता है जहाँ से इसका उद्गम होता है, यूपी आता है,
बड़ा मुख्य राज्य। उसके बाद में बिहार, झारखंड, गंगा ग्राम का विकास किया, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। गंगा ग्राम का विकास कहाँ कहाँ किन राज्यों में किया गया? तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में ये प्रवेश करती है यूपी में, पूरा यूपी में बहने के बाद में बिहार में, और बिहार का ही एक सम्मिलित राज्य है झारखंड। परंतु आगे में वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो जिस कारण वेस्ट बंगाल का एक बार इसमें नाम नहीं मिला है। उसके बाद में नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इसमें प्रदूषण को बढ़ावा भी मिलता है। इसके संबंध में लोगों को जागरूकता भी पैदा करना। ये हो गया नमामि गंगे के बारे में। उसके बाद में गंगा और यमुना के प्रदूषण स्रोत का एक इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स है, उसको देखो आप थोड़ा। नदी एवं राज्य, नदी कौन सी है? गंगा। राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर फिर उसका नाम नहीं है, झारखंड का नाम नहीं है इसमें। 3 राज्यों की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है? प्रदूषण पटरियां, पटरियां कौन कौन सी है? एक तो कानपुर का अनुप्रवाह, कानपुर उत्तर प्रदेश। एक इसके अलावा वाराणसी है, उत्तर प्रदेश का अनुप्रवाह। एक फर्रुखाबाद है, प्रदूषित पट पटरियां। उसके बाद में प्रदूषण की प्रकृति कैसी है यहाँ पे? कानपुर में जैसे में नगरों में औद्योगिक प्रदूषण ज्यादा है, औद्योगिक प्रदूषण ज्यादा है कानपुर में। इसके अलावा नंबर 2, नगरीय केंद्रों का जो घरेलू अपशिष्ट है ना, नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, एक तो होता है नगरीय केंद्रों का औद्योगिक अपशिष्ट, एक होता है नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट। ये है नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट मुख्य है ज्यादा लोगों से। और नदी में लाशों का विसर्जन, ये भी एक समस्या है। गंगा नदी की बात हो रही है। अब है प्रदूषक की प्रकृति तो हो गई, अब है कि मुख्य प्रदूषक कौन कौन से, क्या चीज है मुख्य में? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। कानपुर यूपी, इलाहाबाद यूपी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, कोलकाता वेस्ट बंगाल। जैसे में नगर घरेलू कचरे, नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं। देखो यहाँ घरेलू कचरे को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जैसे वर्तमान में दिए है ना, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, पराली जलाने से संबंधित है ना, उसका जुर्माना जैसे कितना होता है, शायद 50,000 का जुर्माना है, कितना है, उसको सीधा 1 लाख कर दिया है। जहाँ 1 लाख था जुर्माना, वहां 2 लाख कर दिया, यानी कि अब की बार जो पराली वगैरह जलाएगा तो उसको डबल भुगतान करना पड़ेगा। परंतु ऐसी कोई भी नीति है ना, वो उद्योगों के प्रति नहीं है। उद्योग 365 तो दिन होते हैं और 365 ही रात होती है, ठीक है ना? तो दिन और रात दोनों मिलकर वो उद्योग क्या करते हैं, सारा कचरा नदी में ही प्रवाहित करते हैं। वो पर्यावरण प्रदूषण को, दिन रात भट्टे चलते हैं, दिन रात चिमनियां चलती हैं, तो उनके प्रदूषण से कोई पर प्रॉब्लम नहीं है। बस समस्या इस किसान वाले कचरे से ही है। तो या तो कई बार क्या होता है कि एक तो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनसे होती है, और बाकी जो एक विनिर्माण उद्योग है, द्वितीयक जो उद्योगों से संबंधित है, हो सकता है कि वो टैक्स वगैरह चुकाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सरकार की कुछ नीतियां भी अलग अलग होती है। परंतु जैसा भी है, पर्यावरण के संदर्भ में उठाया गया प्रत्येक कदम, चाहे किसी भी के संदर्भ में हो, उद्योगों के संदर्भ में, किसानों के, वो हमेशा अच्छा ही होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि घरेलू कचरे का थोड़ा सा ज्यादा नाम दे रखा है यहाँ पे। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे घरेलू कचरे के नदियों द्वारा निर्मुक्त करते हैं। उसके बाद में यमुना नदी, अभी ये बात कर रहे थे नमना, यमुना नदी, और दिल्ली के आसपास में है, वो झाग वगैरह थे तो उससे संबंधित है थोड़ा। इसमें क्या है कि दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश मुख्यतः, दिल्ली में चंबल के मिलने तक, दिल्ली में जो पटरियां कौन कौन सी है जहां पर होता है, ये दिल्ली से चंबल के मिलने तक का जो क्षेत्र है। उसके अलावा चंबल कहाँ पर मिलती है, पता है किसी को? यमुना में चंबल कहाँ मिलती है? यमुना में चंबल इटावा के पास मिलती है सर, वो इटावा इटावा। यूपी में, ठीक है ठीक है। मथुरा एवं आगरा दूसरा है, इसकी पटरी है मथुरा एवं आगरा की।
प्रदूषण की प्रकृति किस प्रकार की है यमुना में? यमुना में हरियाणा और उत्तर प्रदेश द्वारा पानी की सिंचाई हेतु निर्गमन, एक तो ये है इसकी। दूसरा है कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का सूक्ष्म अंडरलाइन करना सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह। नंबर 3 है दिल्ली का घरेलू, भाई इसमें घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाह, यानी कि यहाँ पर दिल्ली का घरेलू तो है, घरेलू के साथ में औद्योगिक भी है, परंतु गंगा में ऐसा नहीं था। नगरीय केंद्रों का केवल घरेलू अवशिष्ट ही था उसमें। अब यहाँ प्रदूषण का जो मुख्य प्रदूषक है वो कौन कौन से? दिल्ली का अपने घरेलू अवशिष्ट, वो एक घरेलू अवशिष्ट को नदी में डालना, ये मुख्य प्रदूषक है। आपको पता होगा इस चीज के बारे में तो से तो जो हमारा कई बार क्या होता है टॉयलेट वगैरह इनको हम साफ सफाई करवाते हैं तो जो सेफ्टी टैंक वगैरह होते हैं तो इनके जो टैंकर लेके जाते हैं तो उसका क्या करते हैं वो, किसी को पता है क्या? नहीं पता है किसी को? सर हम्म। ना पता नहीं है। सिर्फ टैंक लेके आते हैं तब हाँ क्या करते हैं उस कचरे को? उसको तो शहरों में पहुंचाए। प्रत्येक शहर में देख, मान लो 10,000 या 50,000 1 लाख 1 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पर तो सेफ्टी टैंक हफ्ते भर में लगे ही रहते हैं। तो खाली करने से कचरे का करते क्या है वो? कचरे का करते हैं जो शहर के बाहर जो जितने भी कृषि उद्यान होते हैं ना उन उद्यानों में डाला जाता है। जितने भी सब्जी वगैरह जो बाहर से आती है ना जो शहर के बाहर से, वो खाद के रूप में उपयोग लेते हैं उसका। जैसे गाय भैंस वगैरह इनके गोबर से जो खाद, तो वो उसमें शामिल कर देते हैं उसको। ठीक है, ये भी इसका एक कारण है। परंतु इसको इसके अलावा ये जो कचरा डाल रखा है ना, ये नालियों का शहरों में जैसे कितने होते हैं, जैसे हो सकता है जैसे जैसे एक शहर है, एक एक गली में जैसे होता है ना, ये बैटरी उद्योग है, एसिड वगैरह एसिड वगैरह बैटरी उद्योग है, जितना भी जो चलता है ना, वहां से वहां की गलियों से जो कचरा निकलता है ना वो होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो पानी में सीधा मिल जाता है। एक तो रसोई घर से जितने भी बर्तन धोने के बाद में जो पानी मिल रहा है ना, वो तो आप कृषि में सीधा उपयोग कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु एक जो फैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र से आता है, जैसे एक कार मार्केट है, कार मार्केट में जो कारों की सफाई वगैरह होती है, फिर उसका इंजन वगैरह उनकी धुलाई होती है जिस पानी से, जो वो पानी सारा कचरा फिर बैटरियां वगैरह जितने भी एसिडिक है, जितने भी अम्लीय बैटरियां, उनके प्लेटें वगैरह चेंज करने से जितना भी कचरा बाहर निकल के आता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कृषि के लिए भी उपयोग में काम में नहीं आता। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक समस्या है। उसके बाद में है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को मुख्यतः क्या है? धूल, जो एरोसोल्स होते हैं, धूल है, धुआं है, फॉग वगैरह, गैस, गैसें सारी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कुहासा, उसके बाद में दुर्गंध और वाष्प, जैसे प्रदूषकों की वायु में वृद्धि से इस अवधि के रूप में। अब ये देखो इसमें ऊपर दे रखा है नाम, धूल, धुआं, गैस, कुआसा, दुर्गंध, वाष्प। अभी आप बताओ इसमें पहली हरित गृह गैस कौन सी है? इसमें से कार्बन कौन सी हरित, डाइऑक्साइड। इसमें नाम है क्या कार्बन डाइऑक्साइड? धूलकण, धूलकण तो नहीं है। हम्म, हरित गृह गैस। पहले गैस। आपको पता होना चाहिए हरित गृह होती चीज क्या है। जलवाष्प है उसका आंसर। सही। प्रकृति की प्राथमिक हरित गृह गैस कहते हैं इसको।
कार्बन डाइऑक्साइड बाद में आता है नाम इसके, परंतु उससे पहले जलवाष्प खुद है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे रखी है, ग्रीन्स लिस्ट टॉप 10 पॉपुलेशन साइट्स, एयर पोल्यूशन बिगेस्ट किलर ऑन द साउथ ईस्ट एशिया से WHO। ठीक है भाई, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। लिया जाता है कि जो मनुष्यों, जीव जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग में वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्त धुएं एवं गैसों के उत्सर्जन से परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, बताना कोई एक नाम। पेट्रोलियम है, कोयला है। हाँ, ये जीवाश्म है। जीवाश्म यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक से संबंधित भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जीवाश्म ही है कोयला, जीवों के अवशेष से बना हुआ है, पेट्रोल भी है। जीवाश्म ईंधन का दहन है, खनन है और उद्योग एवं वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रक्रिया वायु में सल्फर एवं नाइट्रेट, थोड़ा सा महत्वपूर्ण डाल के रख देना कि वायु में सल्फर एवं नाइट्रेट के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं एस्बेस्टोस का निर्मुक्त करते हैं। बस इसमें से पूछ सकता है निम्न में से कौन सा है वायु प्रदूषण का कारक है या कौन सा नहीं है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय एवं रक्त संचरण संबंधी विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है। नगरों के ऊपर कोहरा, जैसे शहरी धूम्र कोहरा भी कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात, जिसका पीएच मान का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों में सदैव कम होता है, यानी कि पहली वर्षा का जो मान है ना, उसका जो पीएच मान कम होता है। एक तो ये बात है, किसके मुकाबले, उस वर्षा के बाद में जितनी भी होगी उसके उत्तरवर्ती, जितनी है उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम होता है ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं वायु प्रदूषण वाला, पिछले पेज पे है वायु प्रदूषण, ऊपरी ऊपर पेज नंबर 134 पर है ना, हम पढ़े थे वो 4 प्रकार। अब है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में सल्फर के, अब देखो ये इंडेक्स पूरी की पूरी शामिल करती है इसने। कई बार हम किसी चीज को बाहर निकालते हैं, परंतु इसने पहले ही बाहर निकाल के लिख दिया है। सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखो नाइट्रोजन का भी एक परिवार होता है, नाइट्रोजन में भी एक है 6-7 प्रकार की नाइट्रोजन होती है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये। उसके बाद में है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद में है हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, अल्डेहाइड, एस्बेस्टोस एस्बेस्टोस और बेरिलियम। ये क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषण में प्रमुख कारण है। उसके बाद में है प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से, कहाँ से प्रदूषण हो रहा है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिनको क्या बोला था, जैविक डीजल का दहन, जलना, औद्योगिक प्रकम्पन, ठोस कचरा निपटान, ठोस कचरा जो जितना भी शहरों से निकलता है, कूड़ा कचरा है, इसके अलावा जो प्लास्टिक वगैरह है, ठोस कचरा निपटान, वाहित मल, जलमल का निपटान है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से होता है ना, कई बार क्या होता है, कोई पशु वगैरह मर जाता है तो उससे क्या होता है, या फिर उनके जो मरे हुए, जो मृत शरीर से क्या है, बदबू बहुत ज्यादा आती है, तो वो भी एक क्या है, एक पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, तो ये भी इसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में एकाग्रता में कमी आती है, इसमें महत्वपूर्ण, पढ़ाई में जी नहीं लगता, मनुष्य का चिड़चिड़ापन हो जाना। अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो इसका मतलब है कि उसको स्वच्छ हवा की जरूरत है, अगर कोई ऐसा बर्ताव करता है तो। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि मानव की असहनीय सीमा को अधिक एवं असहज होना भी प्रदूषण है। कई बार होता है ना, शादी ब्याह में बहुत ज्यादा
डीजे वगैरह बजता है, जिससे क्या है जी मचलाने लग जाता है। ठीक है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अन्वेषणों के चलते हाल ही में वर्षों में यह गंभीर समस्या का वर्तमान में ये समस्या गंभीर समस्या के रूप में पनपा है। क्योंकि पहले क्या थे, शादी ब्याह में क्या करते थे, औरतें वगैरह गीत गाया करती थी आस पड़ोस के। आजकल तो क्या है, कोई नहीं आता बोन बुलाने से, अपने परिवार के होते हैं, एक डीजे बजता है बस, उसका फुल स्पीड में, न तो वो सोता ना परिवार वालों को, ना आस पड़ोस को सोने देता 7-8 दिन। मेरे यहाँ बज रहे हैं 4-5 दिनों से आस पड़ोस में। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग मशीनीकृत, यानी कि उद्योग भी है, विविध मशीनीकृत है, तोड़ फोड़ के कार्य है। तोड़ फोड़ के कार्य कैसे हैं, जैसे नए मकान वगैरह बनाएंगे तो उससे क्या है कि धूल और धूल मिट्टी होगी, वो क्या करेगी, वो वायुमंडल में संचारित हो जाएगी। ठीक है ना, तो वायुमंडल में संचारित हो जाएगी। और तोड़ फोड़ से क्या है, जैसे ग्राइंडर वगैरह मशीनें वगैरह चलती है तो उससे तोड़ फोड़ होती है, तो सारा दिन खटाखट जैसे वेल्डिंग वगैरह जिनकी मशीनें होती हैं तो उनसे पता चलता है। जो धूल प्रदूषण होता है उससे क्या होता है कि जैसे धूल के जो कण होते हैं वो वृक्षों की पत्तियों पर जमा हो जाते हैं, पत्तियों पर जमा होने के कारण वो एक अपनी एक चिकनी लेयर बना देते हैं। जब लेयर बना देते हैं तो पौधे भोजन नहीं पाते प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण, तो उनकी जो अवरोध है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से कई बार क्या होता है कि जो सड़कों किनारे वृक्ष होते हैं उनको कई बार पानी से भी, उनके बौछार से उनको साफ सफाई की जाती है, उन पर पानी डाला जाता है। तभी तो हम क्या करें, हमको कह देना क्योंकि चलो बगीचे में पानी दे दो, तो हम पत्तों के ऊपर डालते हैं सबसे पहले उसके, जैसे नहला रहे हो। इसका मतलब यही होता है कि इसके ऊपर जमी हुई जो धूल मिट्टी है ना वो उतर जाए। बाकी तो पानी तो जड़ों में काम करता है, पर तो हम उसके ऊपर डालते हैं। इनको पत्तियों को साफ सुथरा रखने से क्या है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो वो वायु प्रदूषण के कारणों में था। परंतु ध्वनि प्रदूषण के कारण में तोड़फोड़ का कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन, वायुयान, जैसे वायुयान वगैरह जो गुजरते हैं उनसे, इसमें सायरन है, लाउड स्पीकर है जैसे, और फेरी वाले जो हैं, कबाड़ वाले, फेरी वाले, आलू प्याज वाले नहीं आते क्या, सुबह शाम आते हैं, आलू ले लो प्याज ले लो, इस प्रकार से कबाड़ वाले भी आते हैं। आजकल तो वो सेब वाले बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न प्रकार के उत्सव, उत्सव भी इसमें शामिल है ध्वनि प्रदूषण में। उत्सव संबंधी कार्यों में होने वाली आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के रूप में संदर्भ में मापन किया जाता है। डेसिबल के रूप में इसकी इकाई है डेसिबल। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना, ध्वनि मापक है ये डेसिबल का। इसके अलावा 12.2 में एक पंचपट पंचपट मलाई नाम है, एक पंचपट मलाई बॉक्साइट की एक खान है, में ध्वनि प्रदूषण की जांच हो रही है। ध्वनि प्रदूषण सभी स्रोतों में यातायात द्वारा पैदा किया जाए। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे ज्यादा क्लेश है। थोड़ा सा किए क्लेश ही रखना इसको। इसकी तीव्रता और प्रकृति इस पर घटनाओं पर निर्भर करता है कि जैसे वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी या अन्य प्रकार की सड़कों की दशा, तथा साथ ही साथ वाहन की स्थिति ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में जैसे कारकों को निर्भर करती है। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने में, उतराने, निपटान करने वाले पतन तक अधिक सीमित रहती है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता विभिन्न भिन्न होती है। जैसा उद्योग होगा वैसी उसकी तीव्रता होगी, डेसिबल में माप लेंगे उसको। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्थान विशिष्ट होता है। तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है, मार्ग है, जैसे सड़क मार्ग है तो आप सड़क मार्ग के पास में जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ से वाहनों का इतना शोर है। अगर आपका आस पड़ोस में है नहीं, जैसे रेल परिवहन जहाँ से गुजरती है तो आस पड़ोस में पता है उनको कि 8 बजे ट्रेन आने वाली है, तो उनको सायरन का पता होता है। तो जो नया नया जाता है तो उसके लिए कौतूहल का विषय होता है। हवाई अड्डे आदि इसके मुख्य मार्ग से दूर होती है।
हवाई अड्डे आदि होते हैं ना, वो मुख्य मार्ग से दूर कम हो जाती है, दूर कम ही होती जाती है। भारत में कई बड़े शहरों महानगरों में आदि ध्वनि प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? ये थोड़ा सा दे रखा है कि ओशन 10 टाइम्स नोजियर टुडे देन 14 ईयर्स एगो। अब उसके बाद में है नगरीय अपशिष्ट निपटान। ये किसमें आएगा? प्रदूषण में ही। चलो वायु प्रदूषण पढ़ लेते हैं इसमें। वायु प्रदूषण पढ़ लिया। अब उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण वाला दोनों ये देखना पिछले वाले डायग्राम में। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण दोनों ही देख लें, मृदा प्रदूषण दोनों भी देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण पहले, सहज क्षमता से अधिक, सहज यानी कि सहन क्षमता से अधिक, जो भी सहन क्षमता होती है मनुष्य की उससे भी अधिक है। शायद ये 90 या 80 डेसिमल या 70 डेसिमल के करीब होना चाहिए सहन क्षमता से। उससे अधिक की ध्वनि का स्तर होता है। उसमें क्या क्या होते हैं? स्रोत कौन से? वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियां, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया, जितने भी है विज्ञापन मीडिया वगैरह। उसके बाद में है भू प्रदूषण। भू प्रदूषण भूमि से संबंधित है, मृदा से संबंधित है। मानव एवं पशु मलादि, विषाणु एवं जीवाणु तथा रोगवाहक, विरल कीटनाशक एवं उर्वरक अवशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड एवं रेडियोधर्मी, फ्लोराइड्स एवं रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ तो उससे निकलते हैं परमाणु बम्स वगैरह से। तो ये है इसके प्रदूषण, सन्निहित प्रदूषण होते हैं। बाकी स्रोत कौन कौन से है? अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित 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 औद्योगिक अपशिष्ट एवं निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग। उर्वरक भी क्या है? इसमें एक प्रदूषण का काम करते हैं मृदा के प्रदूषण में। ठीक है, वापस करते हैं वहीं से शुरू। नगरीय अपशिष्ट निपटान। नगरीय क्षेत्रों को प्राय अति संकुल, नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वो प्राय अति संकुल यानी भीड़ वाला इलाका होता है, भीड़ भाड़ वाला, तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जो सुविधाएं है ना उनके लिए वो अपर्याप्त सुविधाएं हैं। उनके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जा सकता है। ठोस अपशिष्टों, कौन कौन से ठोस अपशिष्ट? कचरे, जिनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती है, जैसे कि जंग लगी पन्ने, जंग लगी पिने, पिन होती है ना, जब कई बार हम स्टेपलर वगैरह पिन कर देते हैं तो एक बार पिन तो कर देते हैं, परंतु हम क्या करते हैं उसमें जंग वगैरह लग जाती है और कई बार हम पन्नों से खोल कर उसको नीचे फेंक देते हैं। तो वो भी एक प्रकार से क्या है, प्रदूषक के रूप में है। उसका एक स्पेशल सही जगह पर निपटान होना चाहिए। कई बार नहीं होता, गरीब बच्चे होते हैं वो क्या चुंबक को मिट्टी में लेकर घूमते रहते हैं, वो छोटा छोटा कभी 10 ग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी 100 ग्राम लोहे के चुंबक ये वगैरह वो इकट्ठा करते रहते हैं, फिर इनको एक डब्बे में बंद करते रहते हैं, फिर वो बाद में बेच देते हैं। तो इस प्रकार से संबंधित है कि जंग लगी हुई पीने, टूटे हुए कांच के समान, जैसे शीशा वगैरह टूट जाता है तो हम फेंक देते हैं उसको। इसके अलावा सड़कों पर होने वाली दुर्घटना, जिससे क्या है कि बस और ट्रक वगैरह जिनके टूटने के बाद में शीशा होता है वो निकटवर्ती क्षेत्र में ही है। प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह, पॉलीथीन की थैलियां, रद्दी के कागज, रद्दी के कागज हो जाते हैं, राख हो जाती हैं, फ्लोपी डिस्क होते हैं, जैसे पहले क्या थे सीडी वगैरह चलती थी ना, सारी की सारी सीडी डीवीडी वगैरह। वर्तमान में तो वो ऐसे गोल कोई चक्री सिस्टम, वाली सर। हाँ वही वही गोल चक्री वाली। तो वो क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में उन्नति आई तो उसके हिसाब से क्या फ्लॉपी डिस्क और सीडी डीवीडी है ना उसमें उपयोग में कमी आ गई, परंतु उसका निर्माण भी बंद हो गया। परंतु जितनी निर्मित हुई थी उनका एक निपटान किसी जगह हो नहीं पाया, क्योंकि कबाड़ी वालों ने उनको लेना ही बंद कर दिया। नहीं तो वो लेते नहीं, कोई बात है, लोगों ने मकानों में चिपका चिपका के रखी है, कई बार लड़कियां वगैरह उससे कुछ डेकोरेशन तैयार कर ली सर। हाँ डेकोरेशन तैयार करती है। उसके बाद में सीडी वगैरह आदि इसके विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इस त्यागे हुए सामान को कूड़ा कटर कर रद्दी
कि गंदगी एवं कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों में निपटान होता है। एक नंबर है घरेलू और प्रतिष्ठानों से, दूसरा है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। तो घरेलू प्रतिष्ठान होते हैं वहां का कचरा है, एक है व्यावसायिक प्रतिष्ठान वहां का कचरा आता है। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या फिर निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाल दिया जाता है। कई बार ऐसा ही करते हैं कि घर वगैरह तोड़ते हैं तो जितना भी कचरा निकलता है तो वो बाहर गांव से बाहर किसी खाली जगह पर डाल दिया जाता है। तो उसका जबकि औद्योगिक अपशिष्ट इकाइयों का जो कचरा होता है वो संग्रह एवं निपटान एवं जन सुविधाएं नगरपालिकाओं द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है। ठीक है ना। कारखानों, विद्युत ग्रहों तथा अन्य भवन निर्माण के विध्वंस में भी भारी मात्रा में निकली राख एवं मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हो गई है। ठोस विशिष्ट से अभिप्राय है बदबू, मक्खियों एवं कृंतकों जैसे चूहे एवं स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार। उसके बाद में एक नाम दे रखा है बॉक्स में, दोराला। दोराला में क्या है, पारिस्थितिकी के पुनर्भरण के लिए मानव स्वास्थ्य एवं सुरक्षण एक अन्य अनुकरणीय उदाहरण है। इसकी केस स्टडी की गई है किस क्षेत्र की, दोराला का। क्या बोलता है इसमें, प्रदूषक भोगता है, प्रदूषक भोगता है वह वैश्विक नियम के आधार पर मेरठ के निकट दोराला, अब दोराला क्षेत्र कहाँ है, यूपी का, मेरठ के पास में, लोगों की प्रतिभागिता लोगों की प्रतिभागिता के सहारे पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य के लिए प्रयास किया गया। मेरठ के एक गैर सरकारी संगठन, नाम है एनजीओ वगैरह, जो प्राकृतिक पुनर्भरण के मॉडल के रचना में 3 वर्ष बाद परिणाम आने आरंभ हो गए। दोराला स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में पदाधिकारी एवं गैर सरकारी संगठन, जितने भी आईजीओ वगैरह थे, सरकारी अधिकारियों और अन्य पणधारियों की मेरठ में हुई एक मीटिंग के परिणाम स्वरूप सामने आए। लोगों के शक्तिशाली तर्कों, प्रामाणिक अध्ययनों और दबाव में इस गांव में 12,000 से अधिक निवासियों ने एक नया जीवन दान दिया है। 2003 में की बात है कि यहाँ पर दोराला वासियों की दयनीय स्थिति, एक जनहित सभा का सिविल सोसाइटी का अध्ययन आकृष्ट किया। 12,000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव की भूजल क्षेत्र था ना, भारी धातुओं के संपर्क में प्रदूषित हो चुका था। इसका कारण यह था कि दोराला के औद्योगिक के अनुपचारित अपशिष्ट जल का भूजल स्तर में निक्षालन हो गया था, यानी भू स्तर में निक्षालन हो गया था, नीचे की तरफ जो रिसना था वो हो गया। एनजीओ के कार्यकर्ता ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी, वो कई बार नहीं बढ़ते क्या, नागौर से अजमेर तक की फ्लोराइड पट्टी है जिसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है, तो वो भी एक समस्या ही है जल की, ठीक उसी प्रकार का है, कोई वहां पर जल स्तर से संबंधित है। घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य स्तर संबंधी सर्वेक्षण किया इस एनजीओ ने और एक रिपोर्ट बनाई। इस संगठन, ग्रामीण समुदाय और प्रतिनिधियों ने आपस में मिलकर बैठकर समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूंढने के प्रयास किए। उद्योगपतियों ने पारिस्थितिकी की गिरती हुई दशा को नियंत्रित करने में गहरी रुचि दिखाई, उद्योगपतियों ने भी दिखाई थी। गांव की जो ऊपरली टंकी थी, ओवरहेड टैंक की क्षमता बढ़ाई गई और समुदाय को पीने का जो जल था वो उपलब्ध कराने के लिए 900 मीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन भी बिछाई गई। गांव के गाद युक्त तालाब को साफ किया गया। इस गाद विमुक्त करके पुनः जल से भर दिया गया। बड़ी मात्रा में गाद को हटाकर अधिक मात्रा में जल का मार्ग प्रस्तुत किया गया तथा जल भृत्यों में जल पुनर्भरण किया जाए। जगह जगह पर वर्षा जल के संग्रहण की संरचना भी बनाई गई, जिसमें मानसून के पश्चात जो भूजल के प्रदूषण में कमी आई। 1,000 वर्षों को लगाए गए, जिनमें वृक्षों को लगाए गए, जिनमें पर्यावरण का संवर्धन हुआ है। उसके बाद में कुछ एक बातें हैं, गलगोन 2 से शुरू हुआ है। बदबू, मधुमक्खियां, कृत्य जैसे चूहे, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा होते हैं जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, गलगोट गलगोटू, डिप्थीरिया, दस्त एवं हैजा, कॉलरा जिसको नाम लिखा है इसने आदि। इसके साथ ही कूड़ा कचरा अक्सर क्लेश पैदा ही करते हैं। जब कभी भी लापरवाही और निपटान किया जाता है तो यह हवा में फैलने वाले बरसाती पानी से छितरने के कारण परेशानी के कारण बनता है। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संग्रहण
होने से औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे और नदियों में डालने वाले प्रदूषण की समस्या भी होती है। नगर आधारित उद्योगों एवं अनुचित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण में अनुप्रवाह एवं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होता है। यानी कि अब तक जो लिखा गया है ना मैटर, ऐसा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसके बारे में हमें पहले से पता ना हो। हालांकि एक छोटा सा नाम है दोराला वाला है उसके बारे में, बाकी एक डेसिबल का नाम आया है, बाकी तो मोटर वाहन वगैरह से हम पता ही है। बाकी जो स्टार्टिंग में ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह है, पॉलीथीन वगैरह है, हजारों बार पढ़ी है हमने। ये पहला जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण का 4 का जो इंडेक्स दे रखा है, और नमामि गंगे का एक छोटा सा प्रोग्राम, अब तक तो यही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के संग्रहण से भी औद्योगिक अपशिष्ट में भी वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे और नदियों में डालने से प्रदूषण की समस्या भी होती है। नगर आधारित उद्योगों में अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण में अनुप्रवाह से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी पैदा होती हैं। भारत में नगरीय नगरों से ज्यादा निकलता है, गाँव से कम कचरा निकलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि गाँवों में सभ्यता में तो वो पीछे हैं, परंतु क्या है कि ज्यादा प्रदूषण के मामले में शहर ही सबसे ज्यादा आगे है। भारत में नगरीय अपशिष्ट है निपटान एवं गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये जो बड़े महानगर हैं, महानगरों के ठोस अपशिष्ट पदार्थ 90% अपशिष्ट के 90% भाग को एकत्र करके उनका निपटान किया जाता है। निपटान, लेकिन देश के अन्य अधिकांशतः शहरों में, देखो निपटान से एक चीज याद आई, कई बार होता है हम आस पड़ोस में जैसे एप्पल के फोन है, मोटरोला के फोन है, सेकंड हैंड खरीदते हैं। इसके अलावा विदेशों से लैपटॉप भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। 90-90 हज़ार के, 20, 1-1 लाख, 1.5-1.5 रुपए के जो लैपटॉप होते हैं ना, वो यहाँ पर मिल जाते हैं 20-20 हज़ार में। ये बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में क्या है, जितने भी लैपटॉप वगैरह जो भी हमारे यहाँ पर भारत में जो आ रहा है ना, तो भारत एक खुद कचरे का डब्बा बन रहा है। यहाँ से कोई कचरा बाहर की तरफ नहीं जा रहा, जैसे अमेरिका में है। जैसे एप्पल का एक टेबलेट है, टेबलेट मान लो, या फिर एक कंप्यूटर मान लो, लैपटॉप है, 2 लाख का है मान लो, तो उसको यूज किया उसने मात्र 6 महीने, 6 महीने यूज किया अपनी कंपनी में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से। बाद में वो 1 लाख या फिर 50 हज़ार के रूप में भारत में बिकने के आ गया। जब वो भारत में आया तो वो लैपटॉप भारत का ही कचरा बन के रह गया। अब उसका निपटान कब होगा? तो हजारों दुकानें हैं, जैसे बड़े शहरों में या छोटे शहरों में आप देखोगे तो हजारों दुकानें ऐसी है जहाँ पर वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का कचरा भरा पड़ा है। जो पुराने कंप्यूटर थे, जब जो ईवी ब्रिज कोर्स केंद्र वगैरह स्कूलों में, कॉलेजों में, जितने भी आधुनिकता से संबंधित जितने भी जो पुराने कंप्यूटर थे, थर्ड और फोर्थ जो इसके युग के थे ना, तो सारे के सारे अभी भी उन किताबों में पड़े। मैंने बेचे हैं 5 कंप्यूटर, तो मेरे अपने यहाँ से 50-50 रुपए में बेचे हैं 5 कंप्यूटर, ठीक है। तो 250 रुपये मिले थे मेरे को। तो कहने का मतलब है वो कचरा है, वो कहता है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलता है इसमें से, सिर्फ वो प्लास्टिक का मोल बार होता है 50 रुपए का, बाकी कुछ नहीं बिकता उसमें, सारा कांच वगैरह टूट जाता है। तो ये क्या है कि हमारे अन्य जो आने वाला जो भविष्य है ना, उसमें क्या है कि जो कचरा विदेशों से आ रहा है ना, तो यहाँ पर एक डस्टबिन बन रहा है, उस डस्टबिन का निपटान कहाँ होगा? ये भविष्य बहुत खतरनाक है इस चीज का। इसी चीज की चिंता कर रहा है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट है ना, निपटान एक गंभीर समस्या है। 90% का एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अधिकांश 33% से 50% का कचरा है ना, बिना एकत्रित किए ही छोड़ दिया जाता है। तो एकत्रित ही नहीं करते उनको। कैसे कचरा है, कचरा है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर ऊपर कचरा डाल दिया, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर कचरा डाल दिया, तो कचरा नीचे जमता गया, ऊपर मकान बनते गए, ऊपर सड़कें बनती गई। तो न तो कचरे का हुआ अवशिष्ट पदार्थों का। अब एप्पल का फोन है मान लो, बहुत महंगा है, तो वो कंपनी खुद खरीद लेती है या फिर हम ही रख लेते हैं। जैसे 50 हज़ार का मोबाइल है, तो हमें अगर को 5-7 हज़ार में दे, तो हम उसको जिंदगी भर रख लेते हैं कि हमारे पास एप्पल का फोन है। वो एक स्टैंडर्ड के रूप में है, परंतु उसमें इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। एक उसके बाद में जो मोबाइल फोन है जितने भी हैं, ईयरफोन, ईयरबड्स वगैरह जितने भी हैं, देखो ना कितने इलेक्ट्रॉनिक बिके जा रहे हैं हर दीपावली, हर होली, दीपावली, जितने भी हैं। तो वो सारा एक प्रकार से क्या है, औद्योगिक ही कचरा सबसे ज्यादा है। कुछ एक आंकड़े दिए हैं इसने, 30% का, 50% का कचरा होता है ना, कि शहरों में अपशिष्ट का 30% से 50%, 30 से 50% का कचरा है ना, बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली हुई जगहों पर तथा प्रति भूमि को इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं।
इन अपशिष्टों का साधन के रूप में उचित उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने तथा कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैस छोड़ते हैं, जिसमें मीथेन गैस भी सबसे ज्यादा शामिल है। ये समस्या है। कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। एक 12.3 में मुहिम है, मुंबई के क्षेत्र में विशिष्ट का एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ बात की हुई है कि क्या आप जानते हैं, इसमें कुछ जानने से संबंधित क्या है कि वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या, 47% जनसंख्या नगरों में रहती है। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि 6 अरब जनसंख्या है ना टोटल, उस 6 अरब जनसंख्या में से 47 जो प्रतिशत जनसंख्या है नगरों में निवास करती है। भविष्य में इसके अधिक भाग इसमें और अधिक क्या है जुड़ जाएंगे। इस अनुपात में 2008 तक 50% पहुंचाने का अनुमान है। यह सरकारें दबाव बनाएगी कि ये वे जीवन के वांछित गुणवत्ता एवं इष्टतम संरचना के कारण नगरीय क्षेत्रों को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाए। कई बार होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में कि यहाँ गांव में क्या है, यहाँ गांव में कुछ नहीं है, शहरों की तरफ भागते हैं, जैसे ही जॉब लगती है शहरों की तरफ भागते हैं। असल में फिर जिंदगी का जो पर्यावरण से संबंधित है, कि पर्यावरण आप भूगोल विषय से सारे जुड़े हुए हो, जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है ना आपके व्यवहार में झलकती है। आप किस चीज से संबंधित चिंतित हो, तो जो जनसंख्या की बढ़ोतरी है, इसके अलावा जो शहरों की तरफ पलायन है, और एक ऐसा ही सिनेरियो बना दिया गया है कि जैसे गांव का जो सिस्टम है ना वो अच्छा नहीं है, अच्छी जो गुणवत्ता का जो जो पहले से हम ढूंढ रहे हैं ना वो शहर ही है। तो कई बार क्या है कि नगरीकरण उसी को तो कहते हैं ना, कि नगरीकरण उसको कहते हैं कि गांवीकरण भी होना चाहिए। गांव में बसने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, नगरों से वो गांव की तरफ आए, गांव में वो प्लॉट खरीदे, अपने आस पड़ोस पड़ोस में रहे। हम क्या करते हैं, गांव जितने भी थे ना वो नगरों की तरफ पलायन हो गए, नगरों वालों ने अपने जो गांव की जमीनें खरीद ली, फिर यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो गए मुख्य मुख्य सड़कों के किनारे। फिर यहाँ पर हम सर अलग अलग प्रकार से, तो ये थोड़ा सा क्या है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कुछ एक समस्याएं उभर कर सामने आई है। उसके बाद में 2050 तक विश्व की अनुमानित, 2050 तक की बात की है, लगभग आज से 25 साल के बाद की बात है। 2050 तक क्या हो जाए कि विश्व की अनुमानित 2/3, 2/3 यानी कि 66% जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, जो क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के अ, संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेगी। क्योंकि वहां पर जो अवसंरचना है, संरचना कैसी है, बहुत कंजस्टेड हो जाती है, घर घर पास पास में होते हैं, जो बिल्डिंगें होती है वो लंबवत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है ना, तो लंबवत उनकी बढ़ोतरी होती है, शहर डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार संरचना। इसके अलावा नगरों नगरों के संसाधनों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जो वहाँ के संसाधन है, वहाँ का जल है, वहाँ की मृदा है, वहाँ के वातावरण है, वहाँ का जो खाद्यान्न है, वहाँ पर ज्यादा डिपेंड हो जाती है। जब वहाँ पर डिपेंड हो जाती है तो वहाँ को पूर्ति करने के लिए क्या है, उद्योग धंधे ज्यादा स्थापित हो जाते हैं। जब उद्योग धंधे स्थापित ज्यादा हो जाते हैं तो हम कच्चा माल क्या करते हैं, कच्चा माल गाँव से खरीदते हैं, और गाँव में फिर अब क्या है, अच्छे किसान और मजदूर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, आयात करते हैं विदेशों से। तो ये एक चीज से सम्मिलित ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यह दबाव स्वच्छता, यह दबाव क्या चीज है, यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं तथा नगरीय नगरीय गरीबी, अब गरीबी भी है परंतु कैसी, नगरीय गरीबी, नगरीय गरीबी के रूप में व्यक्त होता है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप, नगरीय जो जनसंख्या में वृद्धि होती है एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप, जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो। प्राकृतिक किसे कहते हैं, जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो। निवल निवल आप अप्रवास, जहां बाहर से आने वालों की अपेक्षा आने वाले, जहां बाहर बाहर जाने वालों की अपेक्षा आने वाले अधिक हो जाते हैं शहरों में। और अधिक, और कभी कभी नगरीय क्षेत्रों में पुनः पुनः वर्गीकरण, जैसे आसपास के ग्रामीण जनसंख्या में शामिल कर लिया जाता है, के कारण बढ़ती जाती है जनसंख्या। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961, लगभग आज़ादी के कितने साल की बात कर रहा है, 1950 60 61 यानी कि 12 13 साल बाद की बात कर रहा है, कि अनुमानतः भारत में 1961 के बाद में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या 60% वृद्धि हुई है। कोई बता सकता है कि वर्तमान में कितने प्रतिशत जनसंख्या वो गाँव में निवास करती है भारत में? बता लगभग सकता है कोई? 68% है सर। हाँ 68%।
तकरीबन तकरीबन 70% जनसंख्या है वो भारत में वो गाँव में निवास करती है। ठीक है, तो थोड़ा ये आंकड़ा याद करना। ये बात कर रहा है 1961 की। उस बाद में एक तो होता है नगरों में निवास करना, ठीक है ना, एक गांव में निवास करना। इसके बाद में क्या है, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या 60% वृद्धि हुई है। अब ये कहता है कि जो 1961 में जनसंख्या थी ना शहरों की, उस जनसंख्या में वृद्धि हुई है कितनी, 60% से अधिक वृद्धि हुई है। इसमें से 29% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया है। जैसे प्रवास की भी 4 प्रकार के होते हैं, शहर से शहर, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, इस प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के तो देखे जाते हैं, परंतु है ना जो एक अंतिम लास्ट वाला जो शहर से गांव की ओर होता है वो मानव के अंतिम विकास स्तर में होता है। जैसे कि कई बार होता है हम जॉब वगैरह करने के बाद में शहरों से ऊब जाते हैं, तब हम गांव की ओर पलायन करते हैं, फिर हम एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन और एक अच्छे मतलब घर की तलाश में निकलते हैं कि चलो आराम से हम अपने गाय भैंस पालेंगे और खेती करेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे इस भागदौड़ की जिंदगी में। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रवास से संबंधित है। ये हालांकि यहाँ पर पढ़ते रहे हम, प्रदूषण है, फिर भी क्या है कि जनसंख्या प्रारूप और प्रवास भी इसमें शामिल हो गया है, कितना प्रतिशत। भारत में नेक्स्ट है, भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि छोटे गांव छोटे एवं मध्य नगरों, क्योंकि छोटे एवं मध्यम या तो नगर छोटे होने चाहिए या फिर मध्यम, उन दोनों की बात करें कि छोटे एवं मध्य नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। गरीब लोगों में सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम गाँव से शहर की तरफ भागते हैं, पर तो जिस शहर में भागते हैं ना वो शहर राजधानी की तरफ भागता है। जैसे हमारे यहाँ पर है भी, हमारे आसपास के गांव के जितने भी व्यक्ति हैं या लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए हनुमानगढ़ की तरफ भागते हैं। हनुमानगढ़ असल में राजस्थान में एक खाद्यान्न का कटोरा, और पंजाब हरियाणा दोनों पास में लगता है, गंगानगर, और पानी की एक मतलब अच्छी उपलब्धता है यहाँ पर। यहाँ की सोच और यहाँ का जो मटेरियल है वो मतलब इतना एक धनी जो कह सकते हैं ना ऐसा नगर है। परंतु हनुमानगढ़ कहाँ भागता है, हनुमानगढ़ भागता है जयपुर की तरफ। यहाँ के बच्चे जयपुर जोधपुर की तरफ भागते हैं। और जयपुर जोधपुर कहाँ भागता है, वो भागता है राष्ट्रीय राजधानी में, दिल्ली की तरफ, मुंबई शहर, इतने बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। और मुंबई वाले कहाँ भागते हैं, मुंबई वाले भागते हैं फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, इंग्लैंड है, यूएसए है, यहाँ भागते हैं। तो ये क्या है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर क्या है, जनसंख्या का प्रवास भी है स्तर दर स्तर। परंतु क्या है, लगभग इसमें ये बात कर रहा है कि छोटे और मध्यम जो नगर होते हैं ना, वहां पर क्या है, लोग रोजगार के अवसर की उपलब्धता के आधार पर निकलते हैं घरों से बाहर कि जीविका के लिए, आजीविका के लिए शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंच जाते हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर समझ, इस विषय पर बेहतर समझ बनाने के लिए नीचे एक अध्ययन दिया गया है। क्या अध्ययन दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। केस अध्ययन है, कोई क्षेत्र का केस स्टडी की गई है। रमेश, रमेश नाम आया है, रमेश अनुबंधन के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आधार पर तलचर उड़ीसा का एक क्षेत्र है जहाँ कोयला क्षेत्र है, में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक बेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वह अपने ठेकेदार के साथ साथ देश में विभिन्न जगहों पर, जैसे सूरत भी जाता है, मुंबई भी जाता है, गांधीनगर गुजरात भी जाता है, बहरूच भी जाता है, जामनगर गुजरात वादे इलाकों में वो घूमता है। वहां प्रतिवर्ष अपने पैतृक गाँव, जो पैतृक गांव है, गांव में पिता के पास में वो पैसा भी भेजता रहता है। कितना भेजता है पैसा, वो मात्र 20-23 हजार रुपये भेजता है। इसके द्वारा भेजे गए जो पैसे हैं ना, वो मुख्यतः दैनिक उपयोग जैसे स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि में खर्च होता है। कुछ पैसे होते हैं वो कृषि, जमीन खरीद, घरों के जो निर्माण पर खर्च कर लिया जाता है। रमेश के परिवार के पास रहन सहन का स्तर है वो सार्थक रूप में सुधरा है पहले से। उसके बाद में पिछले वो 15 वर्ष पहले के जो हालात ऐसे नहीं थे, इसके परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसने 3 भाई थे और परिवार में 3 एकड़ जमीन पर भूमि पर ही निर्भर थे। परिवार बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश ने अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा से ही छोड़नी पड़ी, 9वीं कक्षा में ही छोड़ दी उसने। शादी के बाद में वह और भी कठिन परिस्थितियों में घिर गया, गिरना ही था उसके बाद में। तो उसी समय रमेश ने अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों के साथ प्रभावित हुआ, जो उत्प्रवासित करते हैं ना अपने शहर के, उसके साथ में वो जुड़ गया, प्रभावित हुआ उनसे। वो जाते हैं और पैसे कमा कर लेके आते हैं, तो उनसे प्रभावित हुआ।
जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव के अपने परिवारों को पैसे भी भेजते थे और भोक्ता की जो वस्तुएं बेचकर पाल पोस रहे थे अपने परिवार को। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब की ओर कूच कर गया। उसके बाद में 1988 में लगभग है, लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में 20 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी के रूप में 6 माह तक काम किया और उसके बाद में अल्प आय में वह व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने में मुश्किल होने के साथ साथ नई सांस्कृतिक और पर्यावरण के साथ में स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको। वहाँ के मौसम और वहाँ के जो कम मजदूरी दिहाड़ी है फिर के अलावा वहां से फिर दूसरी उसके बाद में उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन में लुधियाना में ही जो सूरत गुजरात में काम करने वाले निर्माण सूरत गुजरात में काम करने का निर्णय लिया। सूरत में उसने वेल्डिंग का कार्य करने में कौशल सीख लिया। उसके बाद में उसने किसी ठेकेदार के साथ में बिल्कुल अलग अलग जगह पर रहना सुनिश्चित किया। हालांकि रमेश ने कहा उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है पहले से ज़्यादा। उसने अपने से दूर रहने की जो पीड़ा भी झेलनी पड़ी है उसको। वह अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और सांतरणीय है, जगह जगह पर बदलती है। अब कुछ एक अखबार में कुछ दिया है कि झुग्गी झुंपड़ियों में फैक्ट्री में आग लगी, 2 हताहत हो गए। झुग्गी वालों को सावधा घेरा में फ्लैट, बसंत कुंज की झुग्गियों में लगी आग और अब अधक उठा पेट। क्या आपने कभी गंदी बस्ती देखी है? अपने शहर की किसी गंदी बस्ती में जाएं और अपने रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में जानें। धरावी बस्ती के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पे। धरावी बस्ती है कहाँ पर? ये स्लम क्षेत्र है चेन्नई में, मुंबई। मुंबई। मुंबई में। कौन पढ़ेगा अभी? पढ़ दो, मैं चाय पी लूँ इतनी। संतरों। वो कौन सुना है? पढ़ दो सर, अभिषेक सर। बस रहने दो, रहने दो, धन्यवाद। ट्विंकल मैम आप पढ़ो। यस सर। बस माइक ऑफ कर दो अपना। आगे पढ़ेंगे हम धारावी के बारे में। धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती यानी स्लम एरिया। बसें सिर्फ बस्ती की परिधि से गुजरती है। ऑटो रिक्शा अपवाद स्वरूप भी उसके अंदर नहीं जा सकते। धारावी केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है जहां तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। यानी कि यहाँ घर इतने सटे हुए बने हुए हैं कि उनमें ऑटो रिक्शा भी नहीं जा सकता। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे 90 फुट 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है। 90 फुट रोड जो अपनी चौड़ाई में घटकर आधे से कम रह गई है। कुछ एक गलियां एवं पगडंडियां इतनी संकरी हैं कि वहां से एक साइकिल का गुजरना भी मुश्किल है। समूची बस्ती अस्थायी निर्माण के भवन हैं जो कि 2 से 3 मंजिल ऊंची हैं तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियां ऊपर को जाती हैं जहां एक ही कमरे को किराए पर लेकर पूरा परिवार रहता है। कितनी हालत खराब है यहाँ तो। कई बार तो यहाँ एक कमरे में 10 से 12 लोग रहते हुए देखे जा सकते हैं। यह एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन के पूर्वी सिरे की औद्योगिक इकाइयों का उत्कट अनुवर्ती संस्करण जैसा है। विक्टोरिया लंदन। लेकिन धारावी बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का पालक है। अपेक्षाकृत धनाढ्य मुंबई के निर्माण में इसकी भूमिका है। यहाँ पर छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित, सूर्य की रोशनी या धूप, असंग्रहित कचरा, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे, जहाँ केवल अमानवीय प्राणी जैसे काले कौवे और लंबे भूरे चूहे के साथ साथ कुछ एक सर्वाधिक सुंदरतापूर्ण तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। धारावी से मृत्तिका शिल्प, सेरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन,
कसीदाकारी एवं जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, उच्च फैशन वस्त्र आदि, महीन पिरवा, रॉट धातु रॉट मेटल का कार्य, अनु उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी की पच्चीकारी तथा फर्नीचर आदि भारत एवं दुनिया भर के धनाढ्यों के घरों तक जाता है। धारावी वस्तुतः सागर का एक हिस्सा है जो कि व्यापक रूप से कचरे से भरी गई जगह पर है, जिसे मुख्यतः यहाँ पर रहने के लिए आने वाले लोगों द्वारा उत्पादित किया गया था, जो अधिकतर अनुसूचित जाति और गरीब मुसलमान आदि थे। यहाँ नालीदार चादरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह या भवन इधर उधर संबद्ध पड़ी हैं, जिनमें खाल एवं चमड़ा शोधन के कार्य होते हैं। यहाँ पर खुशी का हिस्सा यह है कि सभी जगह कूड़ा कचरा छितराया होता है। इतना डीप आज ही पढ़ा है धारावी को। ये महीन फिरमा नाम है, ये क्या होता है? रोट बोलते हैं उसे, रोट। ये होता है रोट रोट सर, आपने तो दाटी रोटी बोली भी नहीं, बोला रोट। वो नहीं है ये। महीन पिरुआ, कुछ फैशन बस, देख लो, ये नाम पढ़ लेना एक बार। धरावी बस्ती का नाम याद रहे तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे टिप्पणी हाँ हुई है। हाँ हाँ। विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब, अर्ध शिक्षित एवं अकुशल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्राय शहरी क्षेत्रों के असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे मोटे धंधे परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास करते रहते हैं। चूंकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफी कम होती है, इसलिए पत्नियों को गांव में बच्चों और बड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां ले जाके वो इतना पैसा नहीं होता कि वो उसका भी ख्याल रख सके, तो इसलिए घर पे ही छोड़ के जाते हैं। इस कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। गंदी बस्तियों की समस्याएं। नगरीय या नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में आप पहले ही इस पुस्तक के अध्याय में पढ़ चुके हैं, मानव भूगोल के सिद्धांत में। इस अवधारणा को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। नगरीय एवं अनगरीय बस्तियां अपने प्रकार्यों में भिन्न होती हैं और कई बार वे दूसरे के पूरक होती है। इन सब के बावजूद ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दो भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिक वातावरण में विकसित हुई है। भारत, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और इसकी 2011 के लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण है। 69%। यहाँ गांव को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था। वहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब हैं और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय नोड के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हुए इनके परिशिष्ट के रूप में विद्वान है। महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र, इसे इससे ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अविभेदीकृत एवं एक रूप इकाइयां हैं। इसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। सबसे
भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं, पार्कों, उपवनों तथा सुविकसित हरित पट्टियों, खेल के मैदान एवं व्यक्तिक सुरक्षा के प्रावधान तथा व्यक्तिकता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना है। दूसरे छोर पर झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ा, या वे ऊंचे किराए और जमीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नीकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल, प्रकाश तथा शौच सुविधाएं जैसी आधारभूत आवश्यक चीजों का भी अभाव पाया जाता है। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी सकरी सड़कें, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्याएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं। मतलब उनको वेतन भी कम मिलता है और काम खतरे वाला होता है। परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। इसके बाद आता है भूनिम्नीकरण, यानी कि भूमि की उत्पादकता में कमी वगैरह। कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं, वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। कारण है मृदा अपरदन, लवणता यानी जलाक्रांतता तथा भू क्षारता से भू निम्नीकरण होता है। भू उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी? भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी। भू निम्नीकरण। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियां व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रियाएं इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती हैं। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है। दो प्रक्रियाओं द्वारा। ये प्रक्रियाएं हैं प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक में जैसे कि तूफान वगैरह, चक्रवात वगैरह आएंगे, और मानव जनित तो है ही बहुत सारी। भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है, यानी कि सैटेलाइट के जरिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने सैटेलाइट के जरिए व्यर्थ भूमि को चिन्हित किया है, और इन प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थलीय या तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र। प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थलीय या
तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र। ये मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा घटित हुई हैं। प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र, लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमियां, झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमियां आदि सम्मिलित हैं। कुछ अन्य निम्न कोटि भूमियां भी हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र, रोपण कृषि जनित क्षेत्र, क्षरित वन, रक्षित चारागाह, खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र, जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि की अयोग्य हुई है। स्थानांतरित कृषि में मतलब आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। आ रही है मैम। भी शायद वाईफाई कनेक्ट कुछ हुआ। ठीक है। स्थानांतरित कृषि मतलब लोग एक इस भूमि का तब तक यूज करते हैं, फिर जब तक वो बंजर नहीं हो जाती, फिर वहाँ का क्षेत्र जब कृषि योग्य नहीं रहता तो दूसरे क्षेत्र पे जाके करते हैं। तो वही वही सब के बारे में है, बताया गया है इसमें। फिर आता है एक केस अध्ययन, झाबुआ जिला, एमपी। ये झाबुआ जिला आई थिंक 5 पिछड़े जिलों में शामिल है भारत के। झाबुआ जिला एमपी के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। यह वास्तव में हमारे देश के सर्वाधिक 5 पिछड़े जिलों में से एक है। आ गया इसमें। जनजातीय जनसंख्या विशेषतः भील का उच्च सांद्रण इसकी विशेषता है। यानी कि इस जिले में भील जाति के लोग अधिकतर मिलते हैं। लोग गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं और यह गरीबी जंगल एवं भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण प्रबलित हो गई है। यहाँ भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही से जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम फंड अनुदानित है। फंड ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय दोनों के द्वारा दिया गया है, जिन्हें झाबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। यह निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की गुणवत्ता को सुधारने में सफल सिद्ध होगा। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम भूमि, जल तथा वनस्पतियों के बीच संबद्धता को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता से लोगों के आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त राजीव गांधी मिशन द्वारा क्रियान्वित जल संभरण प्रबंधन ने अकेले झाबुआ जिले की 20% भूमि का उपचार किया है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त राजीव गांधी मिशन द्वारा 20% भूमि का उपचार। झाबुआ जिले का पेटलावाड़ विकास खंड जिले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित है तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संभरण प्रबंधन हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल और रोचक प्रकरण प्रस्तुत करता है। पेटलावाड़ विकास खंड के भील कारावट गांव के सतरुंडी बस्ती समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों की साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। यानी कि वो अपने लेवल पे भी कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार ने साझी संपदा में एक पेड़ लगाया और उसे अनुरक्षित किया। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि पर चारा घास को बोया और कम से कम 2 वर्षों तक उसकी सामाजिक घेराबंदी। इसके बाद भी उनका कहना था कि इन जमीनों पर कोई खुली चराई नहीं होगी और पशुओं की आहार पूर्ति हेतु नांद बनाए जाएंगे। नांद मतलब
वो पानी रखने की खेल होती है ना, उससे संबंधित है। प्लांट बनाए जाएंगे और इस प्रकार से उन्हें यकीन था कि जो चारागाह उन्होंने विकसित किए हैं वे भविष्य में उनके पशुओं का सतत पोषण करते रहेंगे। हम्म, इस अनुभव का एक रोचक पक्ष यह है कि समुदाय इस चारागाह प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत करते ही इससे पहले ही पड़ोसी गांव के एक निवासी ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। गांव वालों ने तहसीलदार को बुलाया और साझी जमीन पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित कराया। इस अनुवर्ती संघर्ष को गांव वालों द्वारा सुलझाया गया, जिसके लिए उन्होंने साझी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दोषी को अपने प्रयोक्ता समूह का सदस्य बनाकर उसे साझी चारागाह भूमि की हरियाली से लाभांश देना आरंभ किया। साझी संपदा संसाधन के बारे में भूमि संसाधन एवं कृषि वाले अध्याय को देखें। नीचे दो दे रखे हैं चित्र, उनको देख लेते हैं। साझी संपदा संसाधन पर वृक्षारोपण। राजीव गांधी मिशन फॉर जल संभर प्रबंधन एमपी 2002। एक है झबुआ में साझी संपदा संसाधन की भूमि समतलीकरण में सामुदायिक प्रतिभागिता। लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें साथ में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर समाप्त। अब इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना। यमुना। हम्म, यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? अतिसार। 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 श्वसन वाला हो नहीं सकता, श्वास नली शोध वो भी नहीं हो हाँ। सकता, नेत्र श्लेष्मा शोध वो भी नहीं। अतिसार अतिसार। का मतलब है कोई आंत से संबंधित होना चाहिए। हम्म, कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, भूमि वायु। प्रदूषण, शोर प्रदूषण, वायु वायु वायु। प्रदूषण। वायु प्रदूषण। हम्म, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रवास के लिए। हम्म, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है? प्रदूषक प्रदूषण जो जैसे जल प्रदूषण करते प्रदूषण हैं प्रदूषण वो। तो ध्वनि सर प्रदूषण है, प्रदूषण होता है, और प्रदूषक जो जो प्रदूषक प्रदूषण फैलाते हैं। करते हैं कारक। सही है। जो चीज जल प्रदूषण वायु प्रदूषण इनमें जो रासायनिक संरचना में जो बदलाव करते हैं ना वो तो कहलाते हैं प्रदूषक। और जो प्रदूषण होता है ना वो होता है मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न विशिष्ट उत्पादों एवं प्रकृति घटकों जैसे जलवायु प्रदूषण प्रकृति में मूलभूत गुणों में ह्रास का कारण होता है। ठीक है भाई, ये लो अपनी तो बुक हो गई जी कंप्लीट। सर, हो गया खत्म ठीक है भाई, आज। 5:15 का प्रसाद चढ़ा दिया सारा का सारा। बिल्कुल सर। और बताओ। 5:15 दुनिया से लड़ांगा फिर। ज्यादा कर लेना। एक इसके पीछे ना थोड़े कुछ और हाँ आंकड़े दे रखे हैं, वो जनसंख्या के आंकड़े है क्या? जनसंख्या का है आंकड़ा, हाँ राज्यवार सर, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वाला। वैसे जनसंख्या का तो आंकड़ा यही आएगा 2011 की, परंतु कई बार क्या है कि एक क्वेश्चन और था सर, आज रहा था हम्म, मैंने। खेत का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, प्राकृतिक या कृत्रिम? खेत का पारिस्थितिक तंत्र से हम्म, केवल लगातार कृत्रिम हो सकता है।
क्या सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। कृत्रिम होता है। मतलब खेत में अपन जैसे फसल वगैरह बोते हैं तो उस हिसाब से कृत्रिम हो सकता है क्या? हम्म। हाँ सर, कृत्रिम ही होता है, क्योंकि प्रकृति खुद तो बीज डालेगी नहीं। वो तो हाँ मनुष्य वैसे ही डालता है। हाँ। वो जंगलों में होता है प्राकृतिक तो ना। हाँ, खेत का तो कृत्रिम ही होगा। सही है। एक है ना, पिछला पेज निकाल सकते हो क्या इसमें? 153 152 नंबर पेज हाँ सर, वही निकाल रखा देखना। है। प्रवास, उसमें प्रवासन। प्रवास के बारे में कुछ लिख रखा है इसमें। प्रवास होता क्या है कि विशिष्ट उद्देश्यों से देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा विदेश को किसी प्राणी का प्राणी का संचालन करना संचालन। प्रवास कहलाता है। अब प्रवास में उत्प्रवासन क्या होता है? किसी एक देश के दूसरे देश में रहने वाले या बसने अथवा जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से स्थानांतरण करना उत्प्रवास है। नगर समूहन नाम से ही संबंधित है। विशिष्ट स्थान जहां नगरीय बस्तियों का जमाव पाया जाता है नगर समूहन कहलाता है। आप्रवास, कोई भी शरणार्थी आ रहा है तो स्थायी निवास के उद्देश्य से किसी ऐसे देश में आकर बसना जिसका वह मूल निवासी नहीं है। शरणार्थी, जो लोग अपने देश में जीवन घातक स्थिति, असुरक्षा, युद्ध, मानव अधिकार जैसे अतिक्रमणों के कारण दूसरे देश में शरण लेते हैं, शरणार्थी होते हैं। निविल प्रवास, शुद्ध प्रवास, इसको निविल प्रवास या शुद्ध प्रवास भी कह सकते हैं। शुद्ध प्रवास अथवा प्रवास का संतुलन क्या है? एक स्थान में रहने वाले तथा उस स्थान में बाहर जाने वाले व्यक्ति दोनों ही शामिल होते हैं। रहने वाले तथा एक स्थान पर आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर। दूसरे शब्दों में प्रवासियों और उत्प्रवासियों की कुल संख्या में से बाहर जाने वाले प्रवासियों तथा उत्प्रवासियों की संख्या में को निकालकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र भी दे रखा है। आने वाले प्रवासी और अप्रवासी माइनस बाहर जाने वाले प्रवासी या उत्प्रवासी, ठीक है, इनको माइनस करते हैं। प्रेषण, प्रेषण क्या कहलाता है? प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को भेजी गई राशि प्रेषण क्या कहलाता है? कहते हैं ना, पत्र प्रेषित कर दिया, राशि प्रेषित कर दी। तो प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को प्रेषित मतलब भेजना। हाँ, उत्पत्ति स्थान को भेजता है वो। उत्पत्ति स्थान जहां से आया है वो, वहां पर भेजी गई राशि अथवा माल, मनी ऑर्डर प्रेषण का एक रूप है। जल भृत, ये एक शब्द आया था, जल भृत, एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई। उदाहरणार्थ बालू, बजरी, विभंजित चट्टान वगैरह जैसे भी कोई भी है संतृप्त वस्तु। भौगोलिक इकाई, जिसके द्वारा कुआं की क्षमता के अनुसार जल उपलब्ध होता है, जल भृत कहलाता है। ये थोड़ा चेक कर लें। एक है प्रवास प्रवाह, प्रवास का प्रवाह कैसा है? एक उद्गम स्थान से उद्गम स्थान जहाँ से व्यक्ति निकलता है तो उद्गम, तथा गंतव्य स्थान जहाँ पहुंचता है, गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास प्रवाह कहते हैं। जब एक व्यक्ति को देश छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास, जब व्यक्ति किसी देश अन्य देश में प्रवेश करता है तो उसे अप्रवास या अप्रवास कहते हैं। एक व्यक्ति दोनों ही हो सकता है, जहां से निकला है वहां से तो उत्प्रवासी हो जाएगा, जिस देश में पहुंचा है वहां पर अप्रवासी हो जाएगा। भौम जल स्तर, ये तो भूमि के नीचे का जो स्तर है। संस्तर की ऊपरी परत जिसमें सभी छिद्र नाल द्वारा दरारें पूर्णतः जल से भरी होती है, भौम जल स्तर कहलाता है। अब भौम जल किसे कहते हैं? तो संतृप्ति क्षेत्र में धरातलीय सतह के नीचे पाए जाने वाला जल, यह कुओं अथवा अन्य साधनों से निकाला जाता है अथवा झरनों के रूप में वह सरिताओं तथा नदियों के अध्य प्रवाह के रूप में निकलता भी है, भौम जल। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण
यह वह तकनीक है जिसके द्वारा धरातल अथवा अधस्तल पर जल भृत में वर्षा जल एकत्रित कर संग्रहित किया जाता है। कई बार आया था पिछले लेसन में जल संभर विकास कार्यक्रम। तो ये जल संभर क्या होता है? तो जल संभर भूमि की वह प्राकृतिक भूजलीय इकाई है। ये प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जिसमें जल एकत्रित होता है। एक सरिता तंत्र द्वारा सामान्यतः स्थान में बह जाता है। भूमि की इस इकाई या इस इकाई कुछ हेक्टेयर का छोटा क्षेत्र हो सकता है अथवा गंगा नदी बेसिन क्षेत्रों में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र भी हो सकता है। यानी जल स्रोत के वो सारे क्षेत्र जहाँ जल है, जल संभर कहलाता है। कृषि जलवायु भी है। संपूर्ण जलवायु अथवा भू संसाधन दशाएं जो कि किसी देश अथवा कृषि संबंध आर्थिक दिशाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऋतु प्रवास, ट्रांसह्यूमन, ये अच्छा है, याद रखना इसको। एक तो होता है ऋतु प्रवास, एक होता है नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण है या ऋतु प्रवास है? आपका जवाब पहुंचा ही नहीं। बताओ सर, ट्विंकल मैम कहाँ गए? चलवासी पशुचारण। हाँ संतरो, बस करो, बहुत है, आ गए आपके जवाब। क्या हुआ महावीर सर? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है मानव भूगोल का। जम्मू कश्मीर में ऋतु प्रवास है या चलवासी पशुचारण है? आप ही बता दीजिए। चलवासी में। ये देखो, ऋतु प्रवास क्या होता है? 6 महीने कहीं जाना और 6 महीने वापिस आना, वो होता है ऋतु प्रवास। चलवासी पशुचारण क्या होता है? जो तान प्रदेश है ना, जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो तान प्रदेश है, वहां पर पशुओं को लेकर निकल जाते हैं, ठीक है ना, वो चलवासी पशुचारण है। आज यहाँ, कल वहां, काल वर परसों। परंतु ऋतु प्रवास क्या है? वो 6 महीने के लिए पहाड़ों पर निवास करते हैं, 6 महीने घाटियों में रहते हैं। जब शीत ऋतु आती है तब तो घाटियों में आ जाते हैं, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो ऋतु प्रवास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋतु प्रवास को वो क्या कहता है? ट्रांसह्यूमन कहता है। और चलवासी पशुचारण को नोमैडिक हर्डिंग कहता है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, ये जनजातियां ट्रांसह्यूमन करती हैं। आया भी था हमने बहुत बार। यह क्या है? मौसमी प्रवास का प्रचलन है जिसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में चरवाहे समुदाय द्वारा चरवाहों में प्रवास कर जाते हैं। शीत ऋतु में यह समुदाय अपने स्थायी निवास को लौट आते हैं। कि शीत ऋतु में पहाड़ों पर बर्फ वगैरह जम जाती है तो फिर वहां शीत ऋतु में रुकते नहीं है, वहां पे वो घाटियों में आ जाते हैं। जब घाटियों में गर्मी की ऋतु होती है ना, तब वो ठंडे इलाकों में फिर वहाँ पर्वतों पर चले जाते हैं गर्मियों में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछेगा वो आपसे, ये गर्मियों में कहाँ जाते हैं और सर्दियों में कहाँ जाते हैं। कमान क्षेत्र, कमान क्षेत्र वही जहाँ पानी लगता है। वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के द्वारा जल आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है, कमान एक एरिया कहलाता है। उसके बाद में कृषि योग्य कमान क्षेत्र वही हो गया, नहर तंत्र द्वारा सिंचित कृषि योग्य। वह सकल कमान क्षेत्र है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जितना भी क्षेत्र है ना, वो कमांड एरिया क्षेत्र है। उसके बाद में है वारबंदी पद्धति। यह नहर निकास क्षेत्र के कमान क्षेत्र में जल का एक समान वितरण है। कई बार होता है ना कि आपकी बारी इस पर बार को आएगी, मेरी बारी यहाँ है, सोमवार को बारी आती है, जैसे हमारी आती है, शुक्रवार को बारी होती है हमारी, रात्रि को 3 बजे शुरू होती है, सुबह 6 बजे तक होती है। तो वो वारबंदी होती है कि नहर विकास क्षेत्र में कमान क्षेत्र में जल के एक समान वितरण की पद्धति है ये। प्रत्येक बीघा के हिसाब से इसको 15 मिनट या 17 या 18 मिनट की वार होती है। इसमें 17 मिनट मिलता है एक एक
1 बीघा क्षेत्र को। जिसके पास 2 बीघा है तो वो 34 मिनट पानी लगाता है। इसके हिसाब से जितने जिस हिसाब से है। लिफ्ट तंत्र प्रवाह पण यह एक नहर प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्थान पद्धति द्वारा जल के ढाल के विपरीत प्रवाह किया जाता है। गहन सिंचाई कहाँ होती है? जहाँ सिंचाई विकास की एक रणनीति है जिसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग अधिक होता है। गहन गहन होता है वहां पे सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र होता है। तो विस्तृत सिंचाई विकास की एक रणनीति है जिसके अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग कम होता है, प्रति इकाई क्षेत्र में कम हो जाता है बड़े क्षेत्र में हो जाने के कारण, क्योंकि क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है विस्तृत सिंचाई क्षेत्र में। के बाद में लास्ट है पारिस्थितिकी विकास क्या है? अवनत परितंत्र अथवा पारिस्थितिकी पोषणीयता के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के एक प्रदेश के विकास की प्रक्रिया है। यह पारिस्थितिकी वही होता है, तंत्र से संबंधित है, उसका विकास करने से संबंधित। अब बताओ अपने जी सारी की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, मात्र कार्टोग्राफी को छोड़कर। एक तो ये बात है। धन्यवाद सर। 90% का जो मैटर था ना वो कंप्लीट हो चुका है। मात्र रही है 2 बुकें, उसमें एक में तो अच्छा है लेसन, एक में इतने ही है 5-7 है, 4 लेसन है शायद में, 4 लेसन है, 4 के करीब है। जैसे टाइम मिलेगा उसको शुरू करेंगे, कार्टोग्राफी को बात करेंगे। ऐसे तो कार्टोग्राफी एक बार की हुई है मुख्य मुख्य रूप से, पर एक तो क्या है कि एन वक्त पर परीक्षा आ गई, परीक्षा के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। दूसरी बात है कि कार्टोग्राफी शुरू करेंगे तो कार्टोग्राफी वालों को थोड़ा नॉलेज भी चाहिए, कोई बोलने वाला भी चाहिए, और थोड़े क्या है क्रॉस क्वेश्चन करने वाला भी चाहिए। बाकी देखते हैं, फिर 2 दिन में करेंगे प्लानिंग इसकी। आरिफ सर से जिक्र करेंगे, अगर वो आएंगे तो ठीक है, वरना जैसे तैसे होगा। जो 4 वैसे तो 10 दिनों की बात है, 10 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसके अलावा इसमें एक एनसीईआरटी की बुक भी और डाली हुई है, वो एनसीईआरटी वाली ऑब्जेक्टिव वाली है, तो वो भी तो निकालने वाली है। आज आए तो थे सर आरिफ सर, बट थोड़ी देर में चले गए वापस। चलो कोई बात नहीं, मैं मैसेज करूंगा उनको।